वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको DSSB से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम DSSB PYQs बेस्ड शॉर्ट रिवीजन पार्ट 1 GK नोट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है प्राचीन भारत का इतिहास। शुरुआत करते हैं उस समय से जब इंसान का सबसे जरूरी औजार पत्थर हुआ करता था, पाषाण काल यानी स्टोन एज। बिल्कुल, और इसे समझना भी बहुत जरूरी है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल। सही। ये असल में टेक्नोलॉजी के विकास के चरण हैं। हाँ। जैसे पहले बड़े और भौंडे पत्थर के औजार थे, फिर समय के साथ वो छोटे और ज्यादा नुकीले होते गए। ये दिखाता है कि इंसान की सोच विकसित हो रही थी। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है भीमबेटका की गुफाएं, है ना? कला है, रॉक आर्ट। वो हमें उस जमाने की जिंदगी दिखाती है। शिकार के दृश्य हैं, जानवर हैं। तो ये एक तरह से उनकी कहानी है जो उन्होंने तस्वीरों में बताई। बिल्कुल, ये कोई टाइम पास नहीं था, ये उनका जीवन था। अब यहीं पर एक जरूरी बात आती है जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूज करती है। बराबर गुफाएं। हाँ, बराबर गुफाएं। ये पाषाण काल की नहीं है, ये मौर्य काल की हैं। अच्छा, और इनमें खास क्या है? ये चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और इनकी जो अंदरूनी सतह है उस पर शीशे जैसी पॉलिश है, मौर्यकालीन पॉलिश। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल अलग लेवल है। पाषाण काल के और भी स्थल हैं जैसे हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। हाँ, ये भी पूरा पाषाण काल के ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। चलिए पाषाण काल से आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी सभ्यता की ओर जहां शहर बसने लगे थे, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये एक कांस्य युगीन ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। ब्रॉन्ज एज, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उन्होंने एक नई धातु बनाना सीख लिया था। वो तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे और ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। और एक चीज जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, लोहा बहुत बाद में आया। अब इस सभ्यता के शहरों की बात करते हैं। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। हाँ, दयाराम साहनी ने की थी। और उसके ठीक 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की। RD बनर्जी ने। सही। तो पहले हड़प्पा की बात करते हैं। ये रावी नदी के किनारे है ना? हाँ, रावी नदी के बाएं तट पर। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, र। हड़प्पा से ह, रावी से रा। हरा, ये अच्छा है। तो हड़प्पा में ऐसा क्या मिला जो खास था? वहां 12 कक्षों वाला एक विशाल अन्नागार मिला, ग्रैनरीज, और साथ में श्रमिक आवास भी। अच्छा, अनाज को स्टोर करने की एक पूरी व्यवस्था थी। हाँ, ये एक बहुत ही संगठित, एक सेंट्रलाइज सिस्टम को दिखाता है। डेड, ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ तो विशाल स्नानागार मिला, द ग्रेट बाथ। ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। ज्यादातर यही माना जाता है। ये उनके सामुदायिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके अलावा कांसे की नर्तकी और पशुपति शिव की मुहर भी यहीं से मिली है। ये शहर सिर्फ बसे हुए नहीं थे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत विकसित थे। बिल्कुल, और ये दुनिया से जुड़े भी हुए थे। लोथल की तरह, जो एक बंदरगाह शहर था। हाँ, लोथल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, गुजरात में भोगावा नदी के किनारे। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयारी मिला है, जो समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। इसे सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहते हैं। सही कहा, क्योंकि यहाँ से व्यापार बहुत होता था। फारस की मुहरें मिली हैं, मनके और मोतियों का व्यापार होता था। इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। अच्छा, अब कुछ और स्थलों की बात करते हैं। राखीगढ़ी, ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। हाँ बिल्कुल, ये हरियाणा के हिसार में है। भारत में स्थित ये सबसे बड़ा स्थल है। और बनावली, वहां से मिट्टी का हल मिला, लेकिन जल निकासी प्रणाली नहीं थी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? है, बनावली भी हरियाणा में है। जल निकासी प्रणाली का न होना ये दिखाता है कि शायद सभी शहर एक जैसे विकसित नहीं थे। हो सकता है ये कृषि आधारित केंद्र रहा हो। इतनी उन्नत सभ्यता, लेकिन एक चीज जो आज भी एक पहेली है, उनकी लिपि। हाँ, उनकी लिपि भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। तस्वीरों और चिन्हों का इस्तेमाल होता था, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इट्स अनडिसाइफर्ड। तो हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, पर ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या लिखा या सोचा। बिल्कुल, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जहां से हमें लिखित स्रोत मिलने शुरू होते हैं, वैदिक संस्कृति। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ हमें वेदों और उपनिषदों से जानकारी मिलती है। इसी दौर में अश्वमेध यज्ञ का जिक्र आता है। ये क्यों किया जाता था?
अश्वमेध यज्ञ असल में शाही संप्रभुता मतलब इंपीरियल सॉवरेनिटी को साबित करने के लिए था। ये राजा की शक्ति का प्रदर्शन था, जैसे समुद्रगुप्त और पुष्यमित्र शुंग ने भी इसे किया था। और इसी दौर में हमें भक्ति शब्द पहली बार मिलता है ना? हाँ, श्वेताश्वतर उपनिषद में। ये यजुर्वेद का हिस्सा है। यहीं पर पहली बार भक्ति और शिव के रुद्र रूप का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये एक बड़ा दार्शनिक विकास था। वैदिक काल के बाद महाकाव्यों का दौर, रामायण और महाभारत। सही। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, उसे आदि काव्य कहते हैं, पहला महाकाव्य। और महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। हाँ, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे शतसाहस्री संहिता भी कहते हैं। अब साम्राज्यों की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये किताब इकोनॉमिक्स पर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम थोड़ा भ्रामक है। अर्थशास्त्र असल में राजनीति और कूटनीति पर लिखी गई एक किताब है। इसमें एक मजबूत राज्य कैसे चलाया जाए, इस पर बात की गई है। जासूसी तंत्र, लोक कल्याण, राजतंत्र, सब कुछ। मौर्यों के बाद कुषाण वंश का जिक्र आता है और शासक कनिष्क का। हाँ, कनिष्क सबसे शक्तिशाली कुषाण शासक थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण। इससे तो उन्हें बहुत आर्थिक फायदा हुआ होगा। जबरदस्त। उनकी 2 राजधानियां थी, पहली पुरुषपुर जो आज का पेशावर है और दूसरी मथुरा। और कुषाणों के बाद आते हैं गुप्त साम्राज्य। यहाँ सिक्कों को लेकर एक दिलचस्प तुलना है। हाँ, और ये एक और एग्जाम ट्रैप है, ध्यान से समझना होगा। अच्छा? सबसे ज्यादा मात्रा में मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी में सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। ठीक है। लेकिन अगर हम सोने की शुद्धता मतलब हाईएस्ट प्योरिटी की बात करें तो वो कुषाण काल के सिक्कों में थी। अच्छा, तो मात्रा में गुप्त आगे थे और शुद्धता में कुषाण। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत जरूरी। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे। तो एक बार जल्दी से इन सबको दोहरा लेते हैं, खासकर स्थलों को लेकर। हाँ बिल्कुल। हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी 1921, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, आर.डी. बनर्जी 1922, लोथल भोगावा नदी, एस.आर. राव 1954। और राखीगढ़ी घग्घर नदी, अमरेंद्रनाथ। ये मिलान करने वाले प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हड़प्पा रावी और मोहनजोदड़ो सिंधों में कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल। परीक्षा के ट्रेंड को देखें तो कालक्रम और स्थल नदी का मिलान सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इतिहास रटने का नहीं, इन कड़ियों को जोड़ने का नाम है। ये था PYQ's नोट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट 2G के क्लास में मिलते हैं।